नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गुप्ता और आप देख रहे हैं PSIR रिसर्च। आज की विशेष पॉडकास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा, समाज और राजनीति से जुड़े कुछ मुद्दों पर। आज हमारे साथ है शिक्षा जगत और प्रशासन से जुड़े एक ऐसी शख्सियत जिसका शिक्षा के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव है और प्रशासन के क्षेत्र में पूरे बस्ती जनपद में एक अच्छे प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री देशराज नारंग दयानंद इंटर कॉलेज बस्ती के प्रधानाचार्य श्री प्रमोद कुमार उपाध्याय जी। आज के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपका अपने विद्यालय श्री देशराज नारंग इंटर कॉलेज में हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप अपने जीवन और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। हमारी प्राथमिक शिक्षा अपने गृह जनपद ग्राम परिषद से हुई प्राथमिक शिक्षा, और माध्यमिक शिक्षा हमारे घर से 7-8 किलोमीटर दूर दिलेश्वर इंटर कॉलेज रुधौली से हुई। अच्छा सर। उच्च शिक्षा प्रयागराज विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने BA MA और PhD किया, और फिर चैन बोर्ड से मतलब हम लोग कहीं जाते हैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जरूर मिलता है। प्रयागराज को कह सके प्रयाग प्रभाव। जी सर। इसी के साथ अच्छा, आप भूगोल के प्रवक्ता भी रहे हैं सर। इस विषय में आपकी रुचि क्यों उत्पन्न हुई? मैं प्रकृति प्रेमी रहा हूँ बचपन से ही, और पौधों और प्रकृति, चूंकि ज्योग्राफी बदलते हुए परिवेश और प्रकृति का अध्ययन करने वाला विषय था, इसीलिए इसको मैं चुना। और थोड़ा सा पर्यटन घूमने में मैं विश्वास करता हूँ, तो मुझे ये विषय जो है बहुत रुचिकर लगा, जहाँ मैं भौतिक रूप से नहीं जा सकता था, और पुस्तकों के माध्यम से, मैप के माध्यम से मुझे लगा कि ज्योग्राफी के माध्यम से मैं हर तरफ जा सकते हैं। सर, हमने सुना है आपने UPSC की तैयारी भी की है। ये जो UPSC या सिविल सर्विसेज की तैयारी होती है, क्या ये व्यक्तित्व निखारने में कुछ मदद करती है? 2000 में मैंने संघ लोक सेवा आयोग की मेंस परीक्षा दी, और संजोग ऐसा था कि उस समय हमसे बड़े भैया हमारे हैं विनोद कुमार उपाध्याय, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम 2 छोटे भाई थे। संजोग कुछ ऐसा था कि तीनों भाई एक साथ प्रीलिम्स क्वालिफाई किए और परीक्षा हम लोगों ने दिया। और जहाँ तक आपका ये कहना कि व्यक्तित्व में असर पड़ता है, तो निश्चित रूप से अगर आप लगातार सतत मेहनत करते हैं तो उसका असर मिलता है। और हमें पूर्ण विश्वास उस समय हुआ कि अगर असफल हुए, चयन नहीं हुआ, लेकिन उसका परिणाम था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग या मध्य प्रदेश, उत्तराखंड बहुत सारी परीक्षाएं देने का अवसर मिला, और लगातार प्रीलिम्स मेंस हम लोग देते रहे। अंत में चयन बोर्ड के द्वारा 2004 की वैकेंसी आई 2005 में, और 2006 में प्रवक्ता के रूप में अपने गृह जनपद में इसी विद्यालय में प्रवक्ता ज्योग्राफी ज्वाइन कर। ठीक है सर। आपका विद्यालय एक सरकारी सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय है, और जब आप इसकी किसी निजी विद्यालयों से तुलना करते हैं तो कैसे देखते हैं? क्योंकि आजकल की प्रतिस्पर्धा में निजी विद्यालय और ये एडेड स्कूल, सामान्यतः से एडेड स्कूल कहते हैं, कि कहाँ टिकते हैं? ये नहीं टिक पा रहे हैं। वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं, अभिभावकों की जो अपेक्षा है, और शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जो लाभ मिलना चाहिए, अशासकीय विद्यालयों को नहीं मिल पा रहा है, और जिसके कारण लोग प्राइवेट विद्यालयों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वेतन के अतिरिक्त कुछ भी कोई कंपोजिट इस प्रकार का ग्रांट इन विद्यालयों को नहीं प्राप्त होता है, जिससे इसके रखरखाव की व्यवस्था की जा सके। मतलब विद्यालय के पास या लगभग इस तरह के जितने भी विद्यालय जो भी यहाँ के शिक्षक होते हैं वो आयोग द्वारा चयनित योग्यताधारी होते हैं। अच्छा, ये जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय थे, कभी शिक्षा के बड़े महत्वपूर्ण केंद्र थे, लेकिन आज इनकी स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है। तो आपकी नज़र में इन विद्यालयों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है इस समय? आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा, सामयिक प्रश्न है। पहले भरोसा था, और पहले लोगों ने विद्यालयों को, विद्यालय की, समाज को विद्यालय देने के रूप में किया था, और जो प्राइवेट विद्यालय खुले, ये समाज को देने के लिए नहीं बल्कि अपने लेने के लिए खुले, तो सिर्फ लाभ कमाने के लिए। तो इसलिए माध्यमिक में जो अशासकीय विद्यालय हैं, चाहे इनकी छात्र संख्या कम हो रही हो, चाहे कहा जाए कि विश्वास कम हो रहा है, जबकि यहाँ जो भी शिक्षक आए वो योग्यताधारी आए और चयन बोर्ड से चयनित होकर आए। लेकिन चूंकि इन विद्यालयों को कोई कंपोजिट ग्रांट या इस प्रकार का कोई धन न होने से चकाचौंध की स्थिति जो होती है, अभिभावक चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में, जहाँ वेल फर्निश्ड पूरी अच्छी व्यवस्था वहाँ पढ़े, कुर्सियां मेज बड़े अच्छे हो, और जबकि शिक्षक कंटेंट होंगे या शिक्षक की क्वालिटी वो नहीं होगी, लेकिन उसको लगता है कि वहाँ शिक्षा अच्छी हो रही है। कारण यह है कि भौतिक रूप से, संसाधनों के रूप में, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमेशा माध्यमिक एडेड विद्यालय यही रोना रोता है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, क्योंकि संसाधनों का कोई स्रोत तो है नहीं। स्रोत नहीं है। अगर स्रोत होता, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर स्रोत मिले चुनाकली के लिए ही या कुछ थोड़ा सा अपडेशन के लिए, और ठीक ठाक विद्यालय होते रहें, तो
फिर पुनः वो समय वो क्योंकि विश्वास आज की आ विद्यालयों की जाएगा। संख्या कम है, प्राइवेट स्कूल जिस तरह से बढ़ रहे हैं अभिभावकों पर बड़ा भार पड़ता जा रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो अगर सरकार को ऐसी नीति लेकर के आए जो संसाधन थोड़ा सा उपलब्ध कराए और समाज से थोड़े संसाधन उपलब्ध हो जाए तो इन विद्यालयों की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। क्योंकि मैंने देखा हर जगह घूम करके स्टाफ है, स्टाफ बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन वही जो आजकल की चकाचौंध भरी जिंदगी है, लोग उधर आकर्षित हो रहे हैं और यहाँ आकर्षित करने की ताकत है नहीं, क्योंकि लोग शिक्षा की क्वालिटी से ज्यादा लोग अब दिखावे पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। अच्छा सर, आप एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आजकल इन विद्यालयों में जो एडेड स्कूल हैं संख्या अक्सर देख रहे हैं कम होती जा रही है। मैंने जो एक अध्ययन किया कि लगभग 2019-20 कोरोना काल से पहले संख्या बहुत कम थी, कोरोना काल के बाद से थोड़ी सी संख्या कुछ बढ़ी है, लेकिन अभी भी पहले की तुलना में बहुत कम है। ये संख्या लगातार कम होती जा रही है, इसके पीछे क्या सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं या शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते या प्रशासन में कहीं कोई कमी है? देखिए, हरास हर तरफ से हुआ है, किसी एक के ऊपर इसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं नीतियां भी हैं और शिक्षक भी जिम्मेदार हैं, लेकिन जो भरोसा था वो भरोसा धीरे धीरे लोगों का टूटा। सबसे बड़ी बात है कि लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। कारण यह है कि उसी के पैरेलल ऐसे विद्यालय खड़े हो गए हैं कि जो अपने चकाचौंध से उनको प्रभावित कर रहे हैं। और अब ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब चूंकि व्यवस्था के ऊपर है कि हम लोग बोर्ड की परीक्षा के बाद मूल्यांकन में चले जाते हैं और मूल्यांकन के समय हमारा विद्यालय सारे शिक्षक चले गए मूल्यांकन में और 1 अप्रैल से हमारा सत्र चलना होता है। तो जो प्रवेश का समय होता है तो हमारा बोर्ड की परीक्षा के बाद हम मूल्यांकन में रहते हैं और 1 अप्रैल से जब प्रवेश होता है तब जब हम आते हैं तब लोग आते हैं। तो निजी स्कूल के शिक्षक भी मूल्यांकन में जाते होंगे? तो जाते तो हैं, लेकिन वो उनका परीक्षा केंद्र भी कम होता है, उनको और मौका मिलता है कि और लोगों को लाने के लिए एक अपना प्रचार करने का अवसर मिल जाता है। और हम बोर्ड परीक्षा कराने के बाद मूल्यांकन में चले गए, फिर आए, क्लास शुरू किए, कुछ ही बच्चे आ पाते हैं, उसके पहले बहुत सारे बच्चों को वो अपने आप ले लेते। तो जैसे आप एडेड स्कूल है, इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या सरकार से किसी भी तरह का धन या कुछ नहीं, किसी प्रकार का कोई धन नहीं निजी होता है। स्कूलों के पास ये स्रोत पहले से उपलब्ध है? उनके पास उपलब्ध है और हम लोग प्रयास करते हैं अपने शिक्षकों के माध्यम से, अपने आम अच्छे अभिभावकों के पास जाके संपर्क करके, लेकिन चूंकि हमारी जो विद्यालय की भौतिक स्थिति है उसको देखकर अभिभावक जो है वो भरोसा नहीं जुटा पा रहा है कि हम शासकीय विद्यालय में अपने बच्चे को भेज। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र के कई शिक्षकों से मैंने बात की सर, और सबका ये था कि जो सत्र ये जो चेंज किया अप्रैल से लेकर के और मार्च तक का, और ये जो पहले चलता था जुलाई से लेकर के जून तक का, कुछ लोगों ने कहा कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जो मौसम होता है अप्रैल से लगभग एक तरह से स्कूलों में बहुत कम बच्चे आते हैं, अक्सर ज़्यादातर एडमिशन जुलाई में ही होता है, और सरकार अगर रिसर्च करे तो सरकार को पता भी ये चलेगा। आपकी क्या राय है कि सत्र अभी जो अप्रैल से मार्च तक का है ये ठीक है, ये नहीं? या ग्रामीण क्षेत्रों में जुलाई से लेकर के जून तक? देखिए, जो पहले सत्र था वो इसलिए ठीक था क्योंकि जुलाई का जो समय होता है वो समय वर्षाकालीन और ग्रामीण क्षेत्र का ये सत्र इस समय चल रहा है वो पूर्णतः नगरीय था, शहरी था। जी जी। और सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के थे। यूपी बोर्ड हमेशा जो उसका जुलाई से सत्र होता था तो उसको एक मौका मिल जाता था, एक लंबा कालखंड लोगों को प्रवेश लेने का, और बाद में मई जून तक हमारा सत्र जो चलता था, मई के बाद जून में छुट्टियां होती थी, फिर जुलाई में हमारा। अभी भी यूपी बोर्ड का एडमिशन 1 अप्रैल से शुरू होगा। हाँ। और लेकिन जब मैं देखता हूँ कभी कभी जब सितंबर तक चलता है, हाँ, अगस्त सितंबर तक हम लोग रजिस्ट्रेशन जुलाई में कराते भी हैं, आदेश रहता है, अगस्त सितंबर तक हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, नए बच्चों को लेते हैं। तो नए बच्चे क्या, ये कहिए जो बच्चे बच जाते हैं और विद्यालयों से वही हमारे यहाँ आते हैं। ये सबसे बड़ी हुआ कि संख्या अपने आप धीरे धीरे कम होती जा रही है और क्वालिटेटिव हम प्रयास चाहकर भी उस स्थिति में नहीं आ पा रहे। अभी आपने जो परीक्षा की बात की, मैं अगर बोर्ड परीक्षा प्रणाली पे बात करूं तो क्या मूल्यांकन में या परीक्षा प्रणाली में किसी सुधार की जरूरत आपको दिखाई पड़ती है? क्योंकि पहले था यूपी बोर्ड जो है बड़ा था कि हर जगह कहीं नकल हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये सारी बड़ी अफवाहें चलती थी, अभी भी कई जगहों पर चलती हैं। तो क्या परीक्षा प्रणाली में कुछ सुधार आप चाहते हैं? देखिए, सुधार तो भाई इसमें तो गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा कि शासन ने नकलविहीन परीक्षा संपादित इस बीच में करा रही है और निश्चित रूप से कहीं भी नकल की गुंजाइश नहीं है। हाँ बिल्कुल, जैसे जिस प्रकार से परीक्षा संपादित हो रही है ऐसे अगर वो पढ़ाई भी इसी टाइप से हो तो निश्चित रूप से भरोसा पुनः लौट आएगा। इस बार की परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में कुछ टेकन व्यवस्था? हाँ बिल्कुल है, थोड़ी सी टाइम टेबल में देखिए, चाहे साइंस के विषय हो चाहे हाई स्कूल के हो, थोड़ा सा गैपिंग होनी चाहिए बच्चों के बीच में, कंटिन्यूअस हो गया, मतलब प्रतिदिन। अच्छा, और इसके पहले जो टाइम टेबल था, हाई स्कूल की बड़ी परीक्षा इंटर की छोटी होती थी, हाई स्कूल की बड़ी हो गई, इंटर की भी बड़ी हो गई। टाइम टेबल सेट करने में ऐसा होना चाहिए कि एक बड़ी परीक्षा एक छोटी परीक्षा होती थी तो अच्छे ढंग से संपादित। कच्छ निरीक्षक पर्याप्त रूप से बिल्कुल नहीं मिल पाए, बहुत बिल्कुल नहीं। सर, आजकल एक चीज और ट्रेंड चला है, अक्सर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में भी शहरों में भी, कि स्कूल आने की बजाय बच्चा कोचिंग ज्यादा जाता है। क्या ये माना जाए कि जो परीक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र, शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे ये स्कूल,
इन स्कूलों की क्या ये कुछ असफल है या फेल हो रही है, साथ ही कोचिंग की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है? नहीं, असफल तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन यह है कि कुछ ऐसे कार्य और कुछ ऐसे शासन के निर्देश बीच में इस प्रकार किया जाते हैं जिससे कक्षाएं प्रभावित हो जाती हैं, और कक्षाएं प्रभावित होती हैं तो जो सिलेबस होता है वो पूरा नहीं हो पाता है। इसमें मतलब इन ऐसे सरकारी स्कूलों पर, एडेड स्कूल हो गए या गवर्नमेंट स्कूल हो गए, कि सरकार की तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन का भी भार होता है। हाँ बिल्कुल होता है, और बहुत सब होता है। भार शिक्षकों पर है, हाँ, शिक्षकों और उसको पर। पूरा करना सबसे ज्यादा बिल्कुल, जरूरी है। बिल्कुल, तो पढ़ाई वहाँ पर प्रभावित होने प्रभावित लगती है। होती उस स्थिति में बच्चा भाग करके कोचिंग जी, लगे। जी, जी। अगर ये भार थोड़ा सा कुछ कम करे सरकार, जी, जी। जो जागरूकता से संबंधित चीजें हैं वो, और ग्राम पंचायतों इन सबको जोड़े, जी। तो मुझे लगता है कि ज्यादा जागरूकता का कार्यक्रम बेहतर हो सकता है। जैसे परिणाम जब आता है जी। तो मैंने कई जगहों पर देखा कि प्रबंधक या प्रधानाचार्य शिक्षकों पर दोष देते हैं अगर परिणाम खराब आया किसी विषय का। तो आपको क्या लगता है, क्या कि जवाबदेही सिर्फ शिक्षक की ही होनी चाहिए, या पूरा प्रबंध तंत्र जिम्मेदार है, या प्रशासन भी पूरे जिम्मेदार है? सिस्टम, जवाबदेही पूरे सिस्टम की है, लेकिन प्रथम दृष्टया अपने जिम्मेदारी को प्रधानाचार्य को भी लेना चाहिए, संस्थाध्यक्ष के रूप में, संस्थाध्यक्ष के रूप में, संस्थाध्यक्ष विषय अध्यापक के रूप में, विषय अध्यापक के रूप में विषय अध्यापक को भी लेना चाहिए, और लेना ही है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी एक पर उसे नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि आपका शिक्षक का कार्य है पढ़ाना, और आपका कार्य है उसको पढ़वाना, और निश्चित रूप से वो तभी पूरा होगा जब आप और शिक्षक, अभिभावक तीनों सम्यक रूप से उस पर कार्य करेंगे। एक चीज और है सर, हो सकता है कुछ लोगों को इसमें विवादित भी लगे, शिक्षक राजनीति और प्रबंध तंत्र का दखल, ये दो चीजें एडेड स्कूलों में बहुत देखने को मिलती हैं। क्या आपको लगता है कि शिक्षक राजनीति से या प्रबंध तंत्र के दखल से एडेड स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है? होती है प्रभावित, इसलिए ऐसे शिक्षक जो, जबकि वो शिक्षक नेता नहीं है जी, लेकिन शिक्षक नेता के आड़ में अपने कार्य को न करना कहीं न कहीं प्रभावित करता है। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिससे पढ़ाना ना पड़े, इस राजनीति करते हैं, और प्रबंधक भी इसके लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि अनावश्यक रूप से शिक्षकों का उत्पीड़न या प्रिंसिपल का उत्पीड़न तो कहीं ना कहीं प्रभावित प्रबंध तंत्र भी करता है। अच्छा सर, एक प्रिंसिपल के रूप में भी आपने जो कहा कि शिक्षकों का भी उत्पीड़न और कहीं ना कहीं प्रधानाचार्यों का भी उत्पीड़न होता है, और इस व्यवस्था जो है एडेड स्कूल की उसमें लगभग दोनों का उत्पीड़न होता है, मैंने भी देखा है। तो आप इस समय जो प्रधानाचार्य के रूप में किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? हाँ, ये तो सर बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, क्योंकि शिक्षक, छात्र, अभिभावक, प्रबंधक और प्रशासन हर तरफ की चुनौतियां प्रिंसिपल के सामने होती हैं, प्रवेश से लेकर और परिणाम तक। अपेक्षा हर कोई अच्छा चाहता है कि अच्छा हो, और जितने शिक्षक होने चाहिए, शिक्षक की कमी मान लीजिए उसे, सारी क्लास आप तो नहीं चल सकते अगर सभी शिक्षक नहीं है, और जनशक्ति के आधार पर, छात्र संख्या के आधार पर संख्या को कम किया जाना, या जो मिलना चाहिए बच्चों को, जिनके माध्यम से मिलना चाहिए, जैसे आप मान के चलें कि प्रवेश से लेकर और बोर्ड परीक्षा के अटेंडेंस तक कहीं ना कहीं कंप्यूटर शिक्षक की आवश्यकता, ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि विद्यालयों में बाबू होते हैं वो उसी के लिए हैं। इसके बाद भी हर शिक्षक को अपार आईडी से लेकर और कोई भी डाटा फिल करना होता है तो शिक्षक अपने मोबाइल से। तो क्या एडेड स्कूलों में बिल्कुल कंप्यूटर शिक्षक है ही नहीं? तो आज तो और प्रधानाचार्य परिषद से लेकर और हम लोग की हर मांग, डिमांड हर तरफ से होती है कि हर विद्यालय को अगर एक पद कम हो जाए वो भी मंजूर है, लेकिन एक कंप्यूटर शिक्षक या कंप्यूटर ऑपरेटर है विद्यालय में, उसमें ही एडजस्ट एक पद कंप्यूटर शिक्षक, क्योंकि हर कार्य आपका तो स्वाभाविक है, और शासन तक ये बात, शासन को संज्ञान में लेनी भी चाहिए, क्योंकि हम बात एआई की कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कर रहे हैं, दुनिया भर में हमें नेतृत्व उसका संभालना है, और माध्यमिक स्तर पर अगर बच्चा कंप्यूटर के बारे में नहीं जानेगा तो इन स्कूलों की या सरकारी स्कूलों की दशा तो लगभग विद्यालयों में पहले 2008-9 की आसपास 10-20 कंप्यूटर आए और कंप्यूटर टीचर रखे गए, कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई, और वो फिर टीचर जो अनुदेशक थे सब हट गए, और उस दौरान संख्या बढ़ी, और उसके बाद वैसे के वैसे सब कंप्यूटर सभी स्कूल में पढ़े रह गए। मतलब जो तो प्रयास तो गवर्नमेंट ने किया अच्छा, लेकिन उसका परिणाम अगर निकला होता तो हमें लगता है कि वही कंप्यूटर ऑपरेटर अगर रहता तभी बहुत अच्छा काम हो रहा। अच्छा सर, अपने शिक्षण जीवन का कोई ऐसा अनुभव बताइए जिसे आपने हमेशा याद रखा हो, कोई ऐसी घटना है, कोई चीज जो आपको यादगार के रूप में हो? जीवन का ही बता दीजिए सर। सब लोग जीवन का ये है कि जैसे उन संघर्षों के बीच में जब अनवरत परीक्षा असफलता की एक फाइल बनी हुई थी कि प्रीलिम्स, मेंस और विभिन्न परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं को देते हुए
IAS भी दे रहे हैं, सबके, हाँ, दे रहे सबके हैं। सारी परीक्षाओं को देते हुए दे रहे हैं, और मेंस दे रहे हैं, सबके इंटरव्यू में प्रवेश नहीं पत्र को टैग लगा के रखते थे, अच्छा। है ना। और जब ये रिजल्ट निकला कि हम चयन बोर्ड से प्रवक्ता पद पर चयनित हो गए, तो हमको लगता है वो दिन बहुत सबसे ही यादगार हाँ, है। यादगार था, क्योंकि उन असफलताओं के बीच में एक सफलता की। आई। ठीक है सर। और एक चीज, अगर सर अगर आपको कभी अवसर मिले, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का आपको अवसर मिले, तो माध्यमिक शिक्षा में वो एक सुधार क्या आप करना चाहेंगे जो सबसे जरूरी है आपको लगता है? एडेड विद्यालयों के भौतिक संसाधनों के साथ शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, क्योंकि अगर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा नहीं मिलेगी तो वो पूर्ण तन्मयता से अपना योगदान नहीं दे पाएंगे, और बच्चों में जो सर्वांगीण विकास शिक्षक को करना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। शिक्षकों कहीं ना कहीं से वो भयाक्रांत रहते हैं, और जब उनकी सेवा सुरक्षा जो भी नियम अधिनियम रहे हों, अगर वो उनको प्राप्त हो जाएगा और भौतिक संसाधन से हमारे विद्यालय परिपूर्ण हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से मतलब जो पुराना चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 21 थी, हाँ, जिसमें सभी शिक्षकों को ये दिया गया था कि चयन बोर्ड की अनुमति के बिना उनको किसी तरह से पनिश नहीं किया जा सकता है, और वो सरकार ने शायद नए अधिनियम में समाप्त कर दिया है। तो मतलब अगर आप नहीं तो उसको करने, हाँ, बिल्कुल ये होना तो चाहिए, वो धारा 21 पुनः स्थापित की जानी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। हाँ, ये सही भी है कि तो बिना शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, क्योंकि जब उनकी सेवा सुरक्षा बनी रहेगी तो पूर्ण मनोयोग से जी जी सुरक्षित गुरु ब्रह्मा गुरु देव की जो कल्पना रही है, तो जब वो अपने ही परेशान रहेंगे कि मेरे ऊपर कब क्या हो जाएगा, तो क्या कौन सा ज्ञान दे पाए। हाँ, और ये सही भी है, तार्किक भी है कि चयन बोर्ड जो चयन करके शिक्षकों को भेजता है, और चूंकि वही उसकी रिकमेंडेशन पर होता है, तो कोई भी कार्रवाई अगर हो तो चयन बोर्ड या जो भी आयोग है उसकी अनुमति से या उसकी ही अनुमोदन से ही होना चाहिए। और अगर शिक्षक सुरक्षित रहेगा तो वो बड़े अच्छे तरीके से शिक्षकों को, अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। और जब एक शिक्षक असुरक्षित महसूस करता है तो कभी भी वो पूरे मनोयोग से पढ़ा नहीं सकता, तो ना तो शिक्षा की गुणवत्ता में कोई बदलाव आएगा और ना तो परिणाम में या परिमाण में ही कोई सुधार होने चाहिए। तो ये तो सबसे अच्छी बात आपने की है। अब सर मैं कुछ आपके साथ, जैसे आपने टीवी चैनल्स पे देखा होगा कि फायर राउंड चलता है, तो मैं कुछ सवाल ऐसे आपसे पूछूंगा जिसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं, आप उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। अगर आप व्याख्या कराएंगे तो अच्छा होगा, नहीं, क्योंकि हाँ ना, कोशिश आप ये करिए कि हाँ या ना में उत्तर दीजिए, अगर जहां आपको जरूरत लगे तो आप बता दीजिए। जैसे पहला सवाल ये है कि अगर आपको अपने विद्यालय की एक मजबूती या कमी बतानी हो तो आप क्या बताएंगे? एक मजबूती, अपने विद्यालय में क्या मजबूत चीज है, सबसे मुख्य चीज, और सबसे बड़ी कमी क्या है? हमारी टीम जो है वो पूरी निष्ठा के साथ जी, और मैं पूरा भरोसा पूरा विश्वास के साथ काम करता हूँ, तो भरोसे की नींव है, भरोसे की नींव टीम वर्क वो आपके हाँ, विद्यालय में। टीम जो है हमारे भरोसे की नींव पर मैं काम कर रहा हूँ। अब सर मैं आपसे पूछता हूँ जहाँ हाँ और ना में आपको उत्तर देना है। ये चीजें लोग कहते हैं कि आज की माध्यमिक शिक्षा की जो है वो डिग्री तो दे रही है लेकिन बच्चों को ज्ञान नहीं दे रही है, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं सहमत हूँ, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा डिग्री देती तो बच्चा फिर BA और BSc या जो भी जितने भी उच्च संस्थान हैं, उच्च संस्थान का न्यू बेसिक से माध्यमिक ही देता है। तो अगर केवल डिग्री ही देते तो आगे किसी भी पद पर जाने के लिए कोई भी छात्र जा ही नहीं पाता। हम तो मानते हैं कि हम ज्ञान भी देते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल है कि एक समय था जब एडेड कॉलेज शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे, ग्रामीण से लेकर के शहरी क्षेत्रों तक, और आज इनकी स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। क्या इसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं या नहीं? कुछ हद तक हैं, इसलिए हैं क्योंकि जितने भी वित्तविहीन या प्राइवेट विद्यालय हैं, मान्यता तो शासन ने ही दिया है उनको, और वो फीस के माध्यम से अपने आप को मजबूती से, जितनी भौतिक संसाधन से जो सुविधा उनको होनी चाहिए वो उनको दे रहे हैं। और हमारा जो माध्यमिक विद्यालय है एडेड है, ये वेतन के अलावा चूंकि इनके पास संसाधन नहीं होते हैं और मान्यता इनके पास है और वेतन है। ठीक है सर। अक्सर लोग मानते हैं कि जो आज के छात्र हैं, मैंने सुना है अक्सर कि आज के जो छात्र हैं वो पहले के छात्रों की तुलना में कम अनुशासित और कम मेहनती हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा है या एक पीढ़ीगत भ्रम है, सिर्फ हर पीढ़ियों में ऐसा होता है? नहीं, अनुशासन में गिरावट आई है, अनुशासन में, क्योंकि हम लोग भी पढ़ते थे तो प्राइमरी से लेकर और विश्वविद्यालय तक एक छात्र और शिक्षक के बीच जो गैपिंग थी और जो एक सम्मान था वो उसमें गिरावट आई। मोबाइल कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए जरूरी है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, मतलब एक तरह से दुष्प्रभावित नहीं, बिल्कुल दुष्प्रभावित है। शिक्षकों के, आपके जो शिक्षक राजनीति माध्यमिक शिक्षक संघ के कई गुट हैं, ये सारे गुट अलग अलग लड़ते हैं, जिनसे ना तो शिक्षकों का भला हो रहा है ना तो शिक्षा का भला हो रहा है। क्या सभी गुटों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए? देखिए, हमें लगता है कि सभी
का अपने वर्चस्व के कारण ही ये कई गुट बने हुए जी। हैं। अदरवाइज सभी लोग शिक्षक हित की जब आप बात कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म एक हो रहा है तो और बेटर होगा, आपकी सुनवाई भी उसी ढंग से अच्छे ढंग से होगी। विद्यालय का कोई ऐसा छात्र आपको याद है जिसके कारण आपको गर्व महसूस हुआ हो? ऐसे बहुत पल आए। अभी कक्षा 12 की एक हमारी बच्ची रही है रिद्धि श्रीवास्तव, जो अभी हमारे विज्ञान मंत्री आए थे, तो 2 से 3 घंटे के अंदर उसने पोर्ट्रेट बनाया। तो थोड़ा मुझे अच्छा महसूस हुआ कि ऐसे ग्रामीण अंचल में भी, इस क्षेत्र में भी ऐसी मेरे पास प्रतिभा, ऐसे बच्चे हैं कि अगर इनको अच्छे ढंग से और प्रयास हो तो ये अच्छा कार्य कर सकते हैं। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र के इन बच्चों को सर बहुत सारी प्रतिभाएं मैंने भी देखा है, मेरे भी विद्यालय में थी। इनको निखारने के लिए क्या सरकार को कोई विशेष प्रयास करने की जरूरत है, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए, क्योंकि उनके पास संसाधन कम है, एडेड स्कूलों के पास संसाधन कम है। आपने तो बहुत अच्छा अपना कैंपस बना रखा है, वैसे सर इतना सब किया कहाँ से? सब हमारे सहयोगियों का सहयोग क्योंकि रहा बहुत से है। स्कूल टूट रहे हैं, नहीं तो सहयोगियों उनके का बिल्डिंग खंडहर बन रहे हैं। सहयोगियों का सहयोग रहा है और पूरा विद्यालय, पूरा परिवार ही विद्यालय को परिवार मानता है। दर्शकों मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये पूरा विद्यालय, और ये इतना सुंदर है कि कई लोगों ने मुझसे कहा कि ये पार्क की तरह दिखता है, और उसके बावजूद लगातार प्रिंसिपल साहब और उनका पूरा स्टाफ लगातार प्रयास करता है, और बस्ती के जाने माने स्कूलों में है ये स्कूल। फिर भी सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एडेड स्कूलों को संसाधन की आवश्यकता है, क्योंकि अब सामाजिक सहयोग से स्कूल नहीं चल सकते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा ज़्यादा हो गई है। उस स्थिति में सरकार को यहाँ पर सहायता किसी न किसी रूप में करनी होगी। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने अशासकीय विद्यालयों के लिए एक योजना चलाई है, अलंकार योजना, प्रोजेक्ट अलंकार करके है। प्रोजेक्ट अलंकार में क्या है कि 25% मैनेजमेंट देता है, 75% सरकार देती है, और यही सबसे बड़ी समस्या है कि 25% धनराशि भी विद्यालयों के पास नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है, मुझे जहां तक लगता है कि सरकार को वो जो प्रबंधन की तरफ से 25% है वो मिला के अगर 5% हो जाए और 95% सरकार पैसा दे, तो इन विद्यालयों का जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बहुत नॉमिनल फीस, बहुत कम फीस होती है विकास की। फीस भी बहुत कम, बढ़ा नहीं सकते हैं, और जो फीस होती है विकास मत की वो कम होती है, और उसी से आप अपना अगर आप रख रहे हैं तो सरकार उसी के एवज में मिलती है जी। और मैंने प्रयास भी किया अपने यहाँ, जैसे आपने कहा कि परिसर आपका अच्छा लग रहा है, तो पूरा विद्यालय प्रयास किया हमारा, और उस प्रयास में हम लोगों ने प्रथम बार वार्षिकोत्सव भी कराया, या जो भी कार्यक्रम सकारात्मक या बच्चों को लाने, अभिभावक को लाने में जो भी कार्यक्रम हम लोगों को प्रयास करना पड़ा, उसमें हम लोग प्रयास करते हैं, और उसका कहीं ना कहीं हमको लाभ भी मिलता है। जो लोग आते हैं, अभिभावक भी आते हैं, वो प्रेरित होते हैं, और सहयोग की अपेक्षा भी हम करते हैं सबसे, तो प्रयास कर रहे हैं। अभी इसी वार्षिकोत्सव में मैंने अपने पुरातन छात्र के रूप में 2 छात्रों को बुलाया, उन लोगों ने विद्यालय को 1-1 लाख रुपए धनराशि दी, और ऐसे इस प्रकार के पुरातन छात्र हैं जो प्रेरित रहते हैं। मुझे लगता है अन्य विद्यालयों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, पुरातन छात्र सम्मेलन, वार्षिकोत्सव जैसे कार्यक्रम। तो मैंने प्रयास किया, संसाधन जुटाया जा सकता है। प्रयास किया। अब हमारे पास यहीं शिक्षा के एक शुक्ला जी थे, इस समय वो नहीं है, और वो विद्यालय में आने के बाद फिर एक कॉमन रूम उन्होंने बनवाया बच्चियों के लिए। उनको लगा कि कॉमन रूम नहीं है तो किया। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो कुछ भी आपको दिख रहा है जी, ये पूरे मेरे सहयोगियों और स्टाफ के सहयोग से ही दिख रहा है। चलिए, और एक आखिरी चीज है कि सर आप आजकल के युवाओं को या आज के जो छात्र हैं इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देंगे कि वो पुरानी परंपरा, वो पुरानी संस्कृति जो कहीं न कहीं भारत को प्राचीन काल से ही गुरु शिष्य की परंपरा में गुरु को ब्रह्मा माना गया है, वो अनुशासन के साथ आगे बढ़ने के साथ समाज में आगे बढ़ें, और समाज भी आगे बढ़े, पुनः हमारा वह दिन वापस आए। तो जो मैंने अभी कहा कि उनके अनुशासन में कमी आई है वो दूर हो, उनसे यही संदेश देंगे कि उनके अंदर वो भाव आए, सेवा का भाव आए, परिवार के प्रति सम्मान, बड़ों के प्रति सम्मान, और जो संस्कार जा चुके हैं वो संस्कार को किस रूप से हमारे इन विद्यालयों के माध्यम से उनको मिले जी। तो प्रयास करें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय जो है वो शिक्षा के आज भी सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसे सभी विद्यालयों में आयोग से चयनित होकर के शिक्षक आते हैं, और सब ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत विशेषज्ञ हैं, व्याख्याता हैं, कोई JRF है, कोई डॉक्टर है, PhD है, ऐसे सारे शिक्षक आपको यहाँ पर मिलेंगे। अभिभावकों से भी हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपका बच्चा है तो माध्यमिक स्तर का है तो उन्हें माध्यमिक स्कूलों में और अशासकीय स्कूलों में जरूर भेजिए। निजी स्कूल सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, वहाँ आपको चकाचौंध तो मिलेगी, लेकिन कहीं भी आपको शिक्षा की गुणवत्ता के साथ वहाँ निश्चित रूप से समझौता होगा। आपको यहाँ देखने में कम मिलेगा, लेकिन वाकई में शिक्षा अगर वास्तव में चाहिए, संस्कार भी चाहिए। आपने सुना हमारे प्रधानाचार्य महोदय को, उन्होंने संस्कारों के साथ शिक्षा को जोड़ा भी है। तो शिक्षा के साथ संस्कार और देश की आगे भविष्य के लिए जरूरी है कि ऐसे एडेड स्कूल बेहतर तरीके से काम करें। इसके लिए समाज को भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी,
प्रशासन को भी ध्यान में देना होगा और शासन को भी अपनी नीतियों में थोड़ा बदलाव लाना होगा। परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यक है और इसके साथ साथ एडेड स्कूलों को संसाधनों की सख्त ज़रूरत है। अगर ये संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे तो ऐसे स्कूल निजी स्कूलों की तुलना में या उनसे प्रतिस्पर्धा में कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। दोष किसी को नहीं दिया जा रहा है, आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि समाज, प्रशासन, शिक्षक, छात्र, प्रधानाचार्य और प्रबंधक सब मिलकर के अगर देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो माध्यमिक शिक्षा इसकी रीढ़ है और इस रीढ़ को सबसे आगे ले जाना होगा। इसी तरह की वीडियो सुनने के लिए, इसी तरह के पॉडकास्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर भी करें। अगले पॉडकास्ट में हम किसी नए मेहमान के साथ होंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।